everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 3rd of our Environment and Ecology Current Affairs series from December 2019 to March 2020. So आज के लिए हमारा जो Environment में हम cover कर रहे थे, जो हमारा first topic है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया है कि जो हमारे बर्ड्स हैं उनको कंजर्व किया जाए। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट में जो स्पीशीज डेंजर में थे और थ्रेट फेस कर रहे थे, सिर्फ हमने उनको कवर किया। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था और जो हमारे कुछ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क न्यूज में रह रहे थे और कुछ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स है उनको अब वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये टॉपिक भी बायोडाइवर्सिटी में ही आते हैं। आज जितने भी टॉपिक कवर करेंगे ये बायोडाइवर्सिटी के अंडर आते हैं। सो आज का जो है हमारा टॉपिक, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक विजनरी पर्सपेक्टिव दिया है 2020 टू 2030, 10 साल का ये एक पर्सपेक्टिव प्लान है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एवियन डाइवर्सिटी, देयर इकोसिस्टम, हैबिटेट्स, लैंडस्केप्स इन द कंट्री इन पब्लिक डोमेन। तो अभी ये प्लान जो है इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है, बाद में इसको फाइनल किया जाएगा। अभी लोगों की राय वगैरह पूछी जाएगी इसके ऊपर। तो जितने भी जैसे बर्ड्स हैं उनके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, उनकी हैबिटेट्स को, लैंडस्केप को, तो उसी के ऊपर ये पूरा प्लान दिया गया है। इंडिया में देयर आर 554 important bird and biodiversity areas in country, out of which 506 sites have globally threatened species. तो यहाँ पे 554 हमारे इंडिया में important bird and biodiversity areas हैं, जिनमें से 506 ऐसी sites हैं जहाँ पे जो globally threatened species है वो पाए जाते हैं। So there are presently 2,01,503 wetlands, most of which are under stress ड्यू टू इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। तो यहाँ पे वेटलैंड्स की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं वेटलैंड्स के आसपास बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब अगर वेटलैंड्स ही नहीं रहेंगी, वेटलैंड्स में वही इनकी हैबिटेट होती है, अब अगर वेटलैंड्स ही नहीं रहेंगी तो इनके घर कहाँ रहेंगे और ये कहाँ रहेंगे। तो इस तरह से बर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं जो फेस कर रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा उनकी जो हैबिटेट्स है उनको जो है पूरा कंजर्व करना है। So the visionary plan has proposed to carry out 15 major programs. इसमें क्या होगा, क्योंकि पूरा 10 साल का प्रोग्राम है, 2020 टू 2030 तक है, तो पूरे 10 साल में क्या किया जाएगा, प्रपोज किया गया है कि 15 मेजर प्रोग्राम्स एंड वेरियस एक्टिविटीज विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर शॉर्ट टर्म 2020 टू 2024 तक जो है वो 15 जो है मेजर प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उसके बाद एक मीडियम टर्म प्लान होगा 2024 टू 27 तक, एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा 2027 से 2030 तक। तो इस पूरे प्लान में प्लान को जो है 3 हिस्सों में हम कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। सो उसके बाद है दिस इज एन एडिशन, ये जो है एडिशन है टू इंडियाज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि पहले ही दिया जा चुका है। उसमें भी यही है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, जो कि 2017 में दिया गया था, 2017 टू 2031 तक है, which too has several conservation actions for the protection of birds and their habitats. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change had also come out with India's National Action Plan for Conservation of Migratory Birds and their habitats along the Central Asian Flyway. तो इनका एक और प्लान है जो 2018 में आया था, 2018 टू 2023 तक का ये 5 साल का प्लान है। इसमें ये है कि जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको कंजर्व करना है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं कि जैसे कि वो पहले वो एक कंट्री में रहते हैं, लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे, मान लो रशिया में कुछ बर्ड्स रहते हैं, फिर क्या होता है विंटर के टाइम पे वो साउथ एशिया में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वहां की विंटर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो सहन करने से बाहर होती है, इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं। जब वेदर ठीक हो जाता है फिर वो वापस अपने घरों में लौट जाते हैं। तो इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। जब वो माइग्रेट करते हैं, इतनी दूर से चल के साउथ एशिया तक आते हैं, तब क्या होता है रास्ते में उनको जो है बहुत सारा थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरह से उनकी कंजर्वेशन के लिए भी प्लान्स बनाए जाते हैं, जो कि पहले गवर्नमेंट ने 2018 में बनाया था।
उसके बाद अगर अब जो विजनरी प्लान दिया गया है उसकी बात करें, उसकी की हाइलाइट्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले बर्ड सर्वेज इन सेलेक्ट लैंडस्केप्स टू आइडेंटिफाई न्यू बर्ड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड अदर बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें कोशिश की जाएगी कि सर्वे किया जाएगा कि कौन कौन से बर्ड्स की जो लैंडस्केप्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं, और न्यू एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। तो स्पीशी रिकवरी, तो जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, उनके लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाए जाएंगे इस प्लान में पूरे में। द प्लान हैज envisaged landscape approach to control their declining population and protect birds in urban areas and protection of their habitats from टर्निंग इनटू वेस्ट लैंड्स। तो अभी क्या है कि अगर वो जंगलों में बर्ड्स वगैरह रहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आराम से रहेंगे, लेकिन अब क्या है कि अर्बनाइजेशन की वजह से जंगल वगैरह काट दिए जाते हैं, तो उनकी हैबिटेट जो है वो खत्म हो रहे हैं बर्ड्स की, जिसकी वजह से उनको लॉस पे जिसकी वजह से वो जो है खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। तो इस प्लान में उनके लिए जो भी बर्ड्स हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनके लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इस पूरे ओवरऑल प्लान में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी प्लान है कि उनको भी कंजर्व किया जाएगा थ्रू द स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, थ्रू द स्पीशीज स्पेसिफिक प्लान्स, setting up of a national database on migratory birds and their habitats, assessment of threats to migratory birds and their habitats etc. तो सब कुछ पता किया जाएगा कि एक तो स्पीशीज स्पेसिफिक एक्शन प्लान, ये वो प्लान होते हैं कि जैसे कि हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए चल रहा है, एलिफेंट के लिए, तो अलग अलग जैसे एक स्पीशी है उसके लिए स्पेसिफिक प्लान चलाए जाते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं तो उनको बचाना जरूरी होता है। उसके बाद जैसे कि नेशनल डेटाबेस रखा जाएगा कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनकी कहाँ कहाँ पे हैबिटेट्स है, कहाँ वो आते हैं, असेस किया जाएगा कि कौन कौन से थ्रेट वो फेस करते हैं। उसके बाद है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उनको जो है ह्यूमन जो है उनकी एक्टिविटीज की वजह से, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इनकी वजह से क्या है कि बर्ड्स को ही सबसे ज्यादा जो हमारी हम कह सकते हैं बर्ड्स, एनिमल, इन्हीं को सब कुछ फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जंगल वगैरह काट दिए जाते हैं, इनके घर नहीं बचते हैं, तो इस तरह से ये थ्रेट फेस करते हैं। तो स्टडी किया जाएगा कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उनका क्या इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, सच एज डिस्चार्ज, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में क्या आता है, सच एज डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। अब पानी में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा वेस्ट तो डेफिनेटली वो चोक हो जाएंगे, जो बर्ड जो है वो जैसे कि पानी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो वहां पे रह नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और है जैसे अनट्रीटेड सीवेज, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स, ऑयल स्पिल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ब्लास्ट वाटर, ट्रॉलिंग एटसेट्रा, एंड इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वेसिव एंड एलियन स्पीशीज and pathogens on coastal biotic communities with an emphasis on bird populations. उसके बाद नेक्स्ट है अवेयरनेस जनरेशन एंड क्राउड सोर्सिंग। तो यहाँ पे अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, जैसे कि हर जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी आप स्कीम्स देख लो, वहां पे अवेयरनेस जनरेशन का एक पॉइंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे जो बर्ड्स है वो किस तरह के जो है थ्रेट फेस कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जब उनको चीज ही नहीं पता तो वो करेंगे भी क्या। लेकिन अगर अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आपकी इन एक्टिविटीज की वजह से बर्ड्स को बहुत खतरा है, बहुत थ्रेट फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सारे इंसान चाहे ना समझे कुछ तो समझेंगे ही। सो इसमें है बाय डेवलपिंग अ नेशनल नेटवर्क ऑफ बर्ड वॉचर्स फॉर इफेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सक्सेस स्टोरीज ऑन बर्ड कंजर्वेशन थ्रू सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग, जैसे इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी स्कीम है, कोई भी प्लान है, कि उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसको किया जाएगा बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज विद द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचर एंड नेचुरल हिस्ट्री being the nodal institution for this purpose। तो इस पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूशन को नोडल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जो पूरा इस प्रोग्राम को रेगुलेट करेगा, देखेगा, पूरा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो ये वाला इंस्टीट्यूट सलीम अली सेंटर है।
सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द फोकल मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है, डेफिनेटली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ही आएगी। उसके अंडर इंस्टीट्यूट है सलीम अली सेंटर, इसको जो है पूरा काम सौंपा गया है कि इसने सारा काम करना है, देख रहे हैं जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सब इन्हीं ने इंप्लीमेंट करने हैं। सो कौन सा है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इज वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसी का ही एक सेंटर है। इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी एंड यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के ही अंडर आता है, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसका जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं वो ही इसके प्रेसिडेंट भी होते हैं। सो दिस इज लोकेटेड नियर कोयम्बटूर सिटी इन तमिलनाडु। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग एंटिटी। लिविंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, 3-4 साल पहले आया था जब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक रिवर को लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया था। तो उसके बाद इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट चला, और भी कंट्रीज में चला। इंडिया में पहले आई थिंक उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लिविंग जो है एंटिटी का स्टेटस दिया था रिवर को। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग एंटिटी का स्टेटस दे रहे हैं तो उसको भी, जैसे हम इंसानों को राइट्स मिले हैं तो उसको भी वही राइट्स मिलेंगे। अब ये बात है कि अगर हम रिवर को, किसी को लिविंग एंटिटी का काम दे रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे हम सोचेंगे कि रिवर अपने खुद जो उनको राइट्स मिले हैं, जो इंसानों को मिले हैं, वो खुद कैसे एक्सरसाइज करेगी। तो इस तरह से कुछ अथॉरिटीज भी बिठाए जाते हैं जो उनको वही राइट्स जो है देते हैं जो कि इंसानों को मिलते हैं। सो पंजाब, अभी इससे रिलेटेड न्यू जो है न्यूज वो ये थी कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट सुखना लेक इन चंडीगढ़ इज अ लिविंग एंटिटी और लीगल पर्सन विद द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ लिविंग पर्सन। तो अभी जो सुखना लेक चंडीगढ़ में है उसको लिविंग एंटिटी का स्टेटस दे दिया गया है। अभी वो एक लीगल पर्सन है, लिविंग एंटिटी है, उसको भी वही सारे राइट्स मिलेंगे जो हम इंसानों को मिलते हैं। तो इसके बारे में अगर सुखना लेक के बारे में देखें थोड़ा सा, तो ये है कि द मैन मेड कुशनर लेक was built in 1958 by Lee Corbusier, the architect of Chandigarh. Located in the foothills of the Shivalik Hills, it was designed to collect a runoff water from the hills. It also has a nearby Sukhna Wildlife Sanctuary that is home to sambar, pangolin, wild boars, etc. सो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ बायोटेक क्रॉप्स। बायोटेक क्रॉप्स जो है, जैसे कि हम नॉर्मल क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो तो नॉर्मली होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन बायोटेक क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनसे जीन्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनको ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया जाए, उनको जो है पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जाए। तो इस तरह से कुछ अच्छी, हम कह सकते हैं, जीन्स उसमें डाले जाते हैं ताकि वो उनका, या तो उनका जो बीज है जब उसको लगाया जाएगा तो फसल पे जो भी फ्रूट वगैरह या फिर जो भी कुछ लगेगा वो इस तरह से होगा कि उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, वो ड्रॉट को रेजिस्ट कर पाएंगे, वो पेस्ट अटैक से जो है बच पाएंगे। तो इस तरह से कुछ अच्छे अच्छे जीन्स इनके अंदर डाले होते हैं बीज के अंदर। तो बायोटेक क्रॉप्स जो है बहुत ज्यादा ग्रो किए जा रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज में। उससे रिलेटेड कुछ डेटा आया था न्यूज में, तो वो ये डेटा है कि 26 कंट्रीज ने प्लांट किए थे बायोटेक क्रॉप्स इन 2018। उनमें से 18 कंट्रीज वर कंसीडर्ड एज बायोटेक मेगा कंट्रीज विच grew at least 50,000 hectares. So इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि USA remained a top producer of biotech crops globally, which planted 75 million hectares. ये याद नहीं रखना आपने कि कितना है, लेकिन फिर भी बता, क्योंकि न्यूज में था तो लिखना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं आपको वही बताती हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा ट्रेंड नहीं है कि वो ये पूछेंगे कि इसने कितने मिलियन उगाए, उसने कितने उगाए, ऐसा नहीं है, बस आपको कंट्री का नाम पता होना चाहिए। सो कवरिंग 39% ऑफ ग्लोबल बायोटेक क्रॉप प्लांटिंग्स। तो यूएसए नंबर 1 जो है, इसमें यूएसए ने सबसे ज्यादा बायोटेक क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया। सेकंड नंबर पे आता है ब्राजील, यूएसए के बाद आता है ब्राजील। सो ब्राजील लैंडेड ऑन द सेकंड स्पॉट। ये नहीं याद रखना कि कितने मिलियन करे। सो द मोस्ट प्लांटेड बायोटेक क्रॉप्स इन 2018, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से बायोटेक क्रॉप्स को ज्यादा प्लांट किया गया। उसमें है सोयाबीन, मेज, कॉटन एंड कैनोला, 4 ही हैं तो आप याद ही रख लेना। So although there was only 2% increase in planting of biotech soybean, it maintained its high adoption rate of 50% of the global biotech crops or 95.9 million hectares. This area is
8% ऑफ द टोटल सोयाबीन प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक टर्म थी जो न्यूज में थी, वो है प्रोटो कोऑपरेशन। वैसे तो आपने शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ी होगी, वहां पे ऐसी टर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो टर्म्स न्यूज में चलती हैं वो ज्यादा ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो प्रोटो कोऑपरेशन क्या है? इट इज अ कोऑपरेशन वेयर टू स्पीशीज इंटरैक्ट विद ईच अदर बेनिफिशियली। जैसे कि दो स्पीशीज हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। So they have no need to interact with each other. They interact purely for gain that they receive from doing this. तो इसमें क्या होता है कि दो स्पीशीज हैं, उनके लिए ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर वो इंटरैक्ट नहीं करेंगी तो वो मर जाएंगी या फिर उनका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो कोऑपरेट करती है तो दोनों को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कंपल्सरी है, करना ही है, लेकिन फिर भी एडवांटेज होगी। सो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है फॉर प्रोटो कोऑपरेशन टू अकर। ग्रोथ एंड सर्वाइवल इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरेक्शन। तो अगर वो इंटरेक्शन ना भी करे तब भी ग्रोथ और जो ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों का पॉसिबल है। द इंटरेक्शन दैट अकर्स कैन बी बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स। अब इसका जो है एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि काउ है, काउस कहीं पे खड़ी होती है तो क्रोज वगैरह जो है, कुछ बर्ड जो आते हैं वो उनके जैसे ऊपर आके बैठते हैं ना, तो उनकी लाइस वगैरह जो उनकी बॉडी पे होती है उनको खाते रहते हैं। तो ये एक प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जांपल है। अब अगर कोई बर्ड्स वगैरह, ये पशु वगैरह जो भी होते हैं, इनके जो है ऊपर आकर नहीं बैठेंगे, इनकी लाइस वगैरह नहीं खाएंगे, तब भी दोनों को, ऐसा तो नहीं है कि दोनों मर जाएंगे। ये इंटरेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं है, बस ये है कि इससे दोनों को फायदा होगा। अगर ये दोनों इंटरेक्शन दोनों के बीच होता है तो दोनों को एडवांटेज होगी इसकी। तो प्रोटो कोऑपरेशन की एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें यही है कि दो जो स्पीशीज होती हैं आपस में इंटरैक्ट करती हैं, वो बेनिफिशियली करती हैं, दोनों को फायदा होता है, लेकिन वो नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कोरल रिस्टोरेशन। तो कोरल रिस्टोरेशन के ऊपर काफी ज्यादा न्यूज में ये था कि जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे ये लिखा है फर्स्ट टाइम, जहां पे भी फर्स्ट लिखा है ना वो आपने ध्यान देना होता है, क्योंकि जब वो स्टेटमेंट बनाते हैं प्रीलिम्स की तो वहां पे ऐसी स्टेटमेंट में ही बच्चों को फंसाते हैं, जो कई बार क्या होता है कि फिर एग्जाम में बैठे होते हैं एकदम से याद नहीं आता है। सो फर्स्ट टाइम अ प्रोसेस टू रिस्टोर कोरल रीफ्स यूजिंग द बायोरॉक टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो ये है कि कॉरल्स क्या होते हैं, कॉरल्स होते हैं मरीन इनवर्टेब्रेट्स। वैसे तो इसके बारे में ज्योग्राफी की बुक में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब तक आपने स्टैटिक सारा कवर कर लिया होगा। तो कॉरल्स वगैरह क्या है, अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो वैसे ही स्टैटिक वाला बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाना है, तो इसलिए हम सिर्फ जो है कवर करेंगे जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में था। तो कॉरल्स मरीन इनवर्टेब्रेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोरल ब्लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोरल्स जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके क्या किया है कि कोशिश करी है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक प्रोसेस को यूज किया जाएगा जिसका नाम है, प्रोसेस कौन सी है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। तो ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके कॉरल्स को रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये है एक न्यूज। तो अभी हमें पता क्या क्या होना चाहिए इसमें, एक तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये न्यूज में आई है तो हमें पता होना चाहिए कि जो है क्या है ये टेक्नोलॉजी। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। आई थिंक आज से कुछ 7-6 साल पहले की बात है, जब आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरल्स जो है हमारे कौन कौन से एरिया में इंडिया में मिलते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस है जो यूपीएससी पूछता है। सो इन इंडिया कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, गल्फ ऑफ मान्नार तमिलनाडु में है, अंडमान एंड निकोबार में, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मलबान महाराष्ट्र, जहां जहां पे भी कोरल रीफ्स मिलते हैं। तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी है क्या जिससे कोरल्स को रिवाइव किया जाएगा। सो बायो रॉक स्ट्रक्चर वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 nautical mile ऑफ द मिथापुर कोस्ट इन द गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। बायो रॉक इज द नेम गिवन टू द सब्सटेंस formed by electro accumulation of minerals dissolved in sea water on steel structures that are lowered onto the seabed and are connected to the powerhouses. Technology works by passing a small amount of electrical current
थ्रू इलेक्ट्रोड्स इन द वाटर। तो क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी पहले सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको पास किया जाएगा पानी में। तो इससे क्या होगा, जब क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड क्या होते हैं, प्लेस ऑन द सी फ्लोर पे इन दोनों को प्लेस किया जाएगा विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग बिटवीन देम। कैल्शियम आयोन्स कंबाइन विद कार्बोनेट आयोन्स एंड अडेयर टू द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि तब कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं, कैल्शियम आयोन होते हैं, वो कंबाइन होते हैं विद कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कॉरल्स वगैरह बने होते हैं। सो इससे रिजल्ट में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। कोरल लार्वा अडियर टू CaCO3 एंड ग्रो क्विकली। इसकी वजह से क्या होगा, फिर कोरल्स जो है वो क्विकली बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन कोरल्स आर टाइड टू द बायो रॉक स्ट्रक्चर। तो जितने भी फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन कोरल रीफ जो है, टूटे हुए कोरल रीफ्स के फ्रेगमेंट्स है, उनको टाई किया जाएगा टू द बायो रॉक स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट किया जाएगा, where they are able to grow at least 4 to 6 times faster than their actual growth, as they need not spend their energy in building their own calcium carbonate skeletons। तो जो कॉरल्स होते हैं इनके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो इनको नेचुरली अपने आप नहीं करना पड़ेगा, इनको बाहर से वो एनर्जी मिल जाएगी। तो इनको इनकी खुद की एनर्जी सेव हो जाएगी, क्योंकि बाहर से इसको सब कुछ मिल जाएगा, खुद से नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फास्टर ग्रो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हमने कोरल के बारे में पढ़ा है तो पता होना चाहिए कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जिसकी वजह से कोरल जो है अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय चेंजेस इन कंडीशन। तो क्या होता है कि जब कोरल जो है वो एक पानी में जो होती है, एक टेम्परेचर होता है जिसमें वो सरवाइव करती हैं। जब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं। अभी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, तो ओशियंस का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल वहां सरवाइव नहीं कर पाते। उसमें क्या होता है कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइट और न्यूट्रिएंट्स दे एक्सपेल, उसकी वजह से ही वो एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं वो एल्गी लिविंग इन देयर टिश्यू। जो उनके टिश्यूज में एल्गी होती है उसको वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। सो कॉजिंग देम टू टर्न व्हाइट, जिसकी वजह से वो अपना कलर लूज कर देते हैं, जो उनके कलर होते हैं उसको लूज कर देते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ब्लीच हो गए हैं, ब्लीच जिसको पूरा कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब कोरल डेथ नहीं है। कोरल ब्लीचिंग से क्या होता है, उनका कलर निकल जाता है, एल्गी जो उनके अंदर होती है वो निकल जाती है, वो एकदम कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो बाद में मर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता कि कोरल ब्लीचिंग से उनकी डेथ होती है। कोरल ब्लीचिंग सिर्फ एक कैटलिस्ट कह सकते हैं हम, जो उनको डेथ की तरफ लेके जाता है। अगर टाइम पे रिवाइव ना किया जाए तो उनकी डेथ हो सकती है। So warm ocean temperatures are one condition that could lead to coral bleaching. For instance, in 2005, US lost half of its coral reefs in the Caribbean in 1 year due to a massive bleaching event. ये बहुत जगह होता है ऐसे मैसिव ब्लीचिंग इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कोरल जो है अपना कलर लूज कर देते हैं, ब्लीच हो जाते हैं। इवन सो National Oceanic and Atmospheric Administration says that not all bleaching events are due to warmer temperature. So bleaching के लिए जरूरी नहीं है कि warmer temperature से ही होंगे, और भी बहुत सारे reasons होते हैं जिसकी वजह से coral bleaching होती है। In January 2010, cold water temperatures in the Florida Keys caused a coral bleaching event that resulted in some coral deaths. तो जरूरी नहीं है कि वार्म वाटर से ही होंगे, एक होता है टेम्परेचर जो उनको जिसके अंदर वो सरवाइव करते हैं। अगर उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी वो ब्लीच होंगे, अगर उससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो भी वो ब्लीच होंगे। उसके बाद जो है ब्लीच होने के बाद अगर उनको जल्दी से जो है उनको जो है हम ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। अगर उसको रिवाइव वगैरह कर दिया जाए, कुछ एफर्ट्स बाहर से लगा के गवर्नमेंट्स वगैरह करें तो वो बच भी सकते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन लेक्स के ऊपर। अर्बन लेक्स क्या होते हैं, अभी न्यूज ये थी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल रिसेंटली पुल्ड अप तेलंगाना गवर्नमेंट for failing to take steps to control the pollution in Hyderabad's हुसैन सागर लेक। तो हैदराबाद में है हुसैन सागर लेक, इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से एनजीटी ने अपना जो है
रिसेंटली पुल्ड आउट द तेलंगाना गवर्नमेंट, क्योंकि ये तेलंगाना में है। सो अर्बन लेक का यहाँ से ये होता है कि अर्बन लेक क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, अ वाटर बॉडी, एक ऐसी वाटर बॉडी हैविंग अ मिनिमम डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स। तो एक वाटर बॉडी है, उसकी जो है कम से कम 3 मीटर्स की डेप्थ तो होनी ही चाहिए, स्प्रेड ओवर मोर देन 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जो है वो एरिया में वो होनी चाहिए, एंड हैविंग नो और वेरी लिटिल एक्यूटिक वेजिटेशन इज कंसीडर्ड एज अ लेक। तो ये भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे डेफिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो नॉर्मल लेक्स होती हैं, जैसे कि रामसर जो कन्वेंशन है उसके अंडर वेटलैंड्स होती है, वेटलैंड्स के लिए आई थिंक 6 मीटर है मेरे ख्याल से डेप्थ जो है, लेकिन जो अर्बन लेक है इसका आपने याद रखना है, क्योंकि ये न्यूज में है, 3 मीटर इसकी डेप्थ होनी चाहिए, 10 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में ये होनी चाहिए, और इनके पास या तो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर एक्यूटिक वेजिटेशन होनी चाहिए, तो वो एक अर्बन लेक कहलाएगी। सो अर्बन लेक्स आर दोज लेक्स विच आर लोकेटेड इंटायरली विद इन द सिटी लिमिट्स and directly surrounded by urban developments with some recreational facilities limited to the shoreline areas, parks, playgrounds। तो वो होती है अर्बन लेक्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंजर्वेशन, जो है यह कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में न्यूज है। सो कन्वेंशन के बारे में पहले बात कर ले अगर, तो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन में वो सिर्फ बॉर्न कन्वेंशन ही लिख दे, कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ना लिखे। तो इसको बॉर्न कन्वेंशन इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि इसको बॉर्न जर्मनी में साइन किया गया था। इसका एम क्या क्या है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो हर टाइप की माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो, एवियन हो, थ्रू आउट देयर रेंजेस। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज साइन कब हुई थी, बॉर्न जर्मनी में 1979 में हुई थी, एज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर इसको साइन किया गया था, माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन माइग्रेटरी बर्ड जैसे भी हो। उसके बाद है ये होगी हमारी, इसके अंदर जो है 2 अपेंडिसेस होती हैं, लिस्टिंग माइग्रेटरी स्पीशीज टू विच द कन्वेंशन अप्लाइज। तो यहाँ पे क्या है कि 2 अपेंडिक्स होती है, एक जो अपेंडिक्स 1 होती है, एक 2 होती है। 1 के अंदर उन माइग्रेटरी स्पीशीज को लिया जाता है जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का, कि वो खत्म ना हो जाए कहीं, उनको ये एक टाइप की हम लिस्ट कह सकते हैं, अपेंडिक्स को लिस्ट कह सकते हैं। जो अपेंडिक्स 1 है यहाँ पे वो स्पीशीज को, माइग्रेटरी स्पीशीज को रखा जाएगा जिनको खतरा है कि वो कहीं वो खत्म ना हो जाए। और पार्टीज जो भी जो है जिन्होंने भी इस ट्रीटी को साइन किया है, माइग्रेटरी स्पीशीज वाली को साइन किया है कन्वेंशन को, वो जो है कंट्रीज अपनी अपनी कंट्री में फिर वो स्पीशीज को प्रोटेक्ट करती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो एक्सटिंक्ट और खत्म ना हो जाए। सो अपेंडिक्स 2 में उन सारी जो है माइग्रेटरी स्पीशीज को रखा जाता है दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो कि खतरा तो नहीं फेस करती लेकिन फिर भी उनको थोड़ा कंजर्वेशन की जरूरत होती है जिससे सबको फायदा होगा, तो उसको अपेंडिक्स 2 में रखा जाता है। तो ये होगी पूरी इस कन्वेंशन के बारे में। अभी क्या है कि कन्वेंशन का जो कन्वेंशन है, जो इसके अंडर जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये मीटिंग्स होती है इसकी 1, 2, 3, 4, अभी 13th मीटिंग थी। अभी क्या है कि रिसेंटली जो है इसकी जो है 13th कॉप थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया में हुई थी, गांधीनगर गुजरात इंडिया में हुई थी। तो ये तो कन्वेंशन है, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। अभी इसकी ये भी पता होना चाहिए कि आपको इसकी 13th मीटिंग थी, क्योंकि इंडिया में हुई है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो 13th मीटिंग इसकी थी जो कि इंडिया में हुई है। उसके बाद इसका थीम क्या रखा गया, थीम था माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम।
उसके बाद इसका लोगो क्या था, लोगो इसका कोलम था, अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम साउथर्न इंडिया विच हैज बीन यूज्ड टू डिपिक्ट की माइग्रेटरी स्पीशीज इन इंडिया। इसका मैस्कोट था गिब्बी, गिब्बी यानी कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। This was the first meeting to be inaugurated by a host country head of government. India has officially taken over its presidency for the next 3 years till 2023. So India 2023 तक इसका प्रेसिडेंट रहेगा, 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। So meeting was the largest ever in the history of the convention. अब तक की इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें इस कन्वेंशन की, अब तक की जो मीटिंग ये वाली लास्ट वाली 13 थी, ये सबसे बड़ी थी। उसके बाद जो है इसके बारे में जो इसकी की हाइलाइट्स देखें इस मीटिंग की, तो क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अडॉप्ट किया गया अडॉप्शन ऑफ गांधीनगर डिक्लेरेशन। पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गांधीनगर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि किससे रिलेटेड है। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन आपकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो COP 13 गांधीनगर में हुई थी उससे रिलेटेड है। सो विच कॉल्स फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का मतलब है जो हैबिटेट्स इनकी फ्रेगमेंट हो जाती हैं अलग अलग जगह पे, उनको कैसे कनेक्ट करना है। टू बी इंटीग्रेटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड इन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क which is expected to be adopted at United Nations Biodiversity Conference in October this year in Kunming, China। तो यूएन की बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, वो अक्टूबर में होगी, चाइना में होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि जो ये वाली हमने अडॉप्ट की है डिक्लेरेशन विच कॉल्स फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी to be integrated and prioritized in the post 2020 global biodiversity framework। तो 2020 के बाद जो हम पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मीटिंग हुई है, पोस्ट 2020 पूरा प्रोग्राम होगा, उसमें इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिसीजंस ऑन न्यू स्पीशीज। तो न्यू स्पीशीज के ऊपर क्या डिसीजन लिया गया, क्योंकि इनकी अपेंडिक्स 1-2 में न्यू स्पीशीज को ऐड किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो लिस्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए। 10 न्यू स्पीशीज वर एडेड, तो 10 न्यू स्पीशीज को ऐड किया गया अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में दोनों अपेंडिक्स में मिला के 10 स्पीशीज को ऐड किया गया। 7 स्पीशीज को अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया। तो वो कौन कौन से हैं विच प्रोवाइड द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि अपेंडिक्स 1 में है, इट मींस दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, सो दे नीड मोर प्रोटेक्शन, इसलिए उनको जो है अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। उसमें कौन कौन से हैं, एशियन एलिफेंट है, जैगुआर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लैरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन albatross and the oceanic white tip shark। तो ये 7 हैं जिनको अपेंडिक्स 1 में लिया गया। उसके बाद बाकी 3 बचे जो उनको अपेंडिक्स 2 में लिया गया था। ओरियल है, स्मूथ हैमरहेड शार्क है एंड टॉप शार्क है were listed for the protection under appendix 2 which covers migratory species that have an unfavorable conservation status and would benefit from enhanced international cooperation and कंजर्वेशन एक्शंस। उसके बाद न्यू एंड एक्सटेंडेड कंसर्टेड एक्शंस विद टारगेटेड कंजर्वेशन प्लान्स वर एग्रीड फॉर 14 स्पीशीज। तो और 14 स्पीशीज के लिए अलग से प्रोग्राम बनाए गए, कंजर्वेशन प्लान्स लाए गए। इसके अलावा क्या है, रेजोल्यूशन ऑन वेरियस मेजर्स। द फर्स्ट एवर रिपोर्ट on the status of migratory species presented at meeting। so जो first ever report दी गई थी on status of migratory species, जो है migratory species का क्या status है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी। फर्स्ट टाइम उसको जो है ऐसी रिपोर्ट बनाई गई थी, तो इस मीटिंग में उसको जो है प्रेजेंट किया गया। वो शो करती है that despite some success stories the populations of the most migratory species covered by this convention are declining। उसके बाद रीलॉन्च ऑफ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एम्बेसडर्स प्रोग्राम। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वहां पे लिए गए, आपको सारे ही पता होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो जो एम्बेसडर्स प्रोग्राम था उसको रीलॉन्च किया गया, वेयर 3 एम्बेसडर्स फॉर टेरेस्ट्रियल, एवियन एंड एक्वेटिक स्पीशीज वर नेम्ड to help raise awareness about the important work of the convention and the plight of migratory species। उसके बाद है recognition of the 7 migratory species champions। तो 7 ऐसे कंट्रीज जो है इनको कहा गया कि इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ स्पीशीज चैंपियंस।
तो वो कौन कौन से, इसमें इंडिया भी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, इंडिया, इटली, मोनाको, नॉर्वे, यूरोपियन कमीशन एंड द एनवायरनमेंट एजेंसी who were acknowledged for their generous contributions to convention initiatives। तो इन्होंने क्या किया है कि इस कन्वेंशन के अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वहां पे इन्होंने जेनरस अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इनको चैंपियंस माना गया है, माइग्रेटरी स्पीशीज चैंपियन। तो इसमें इंडिया भी एक कंट्री है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अदर रिलेटेड जो इवेंट्स हुए कॉन्फ्रेंस में, वो क्या थे, एक था जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो पोस्ट ये एक पूरा प्रोग्राम है, पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के जैसे कि अभी मीटिंग हो गई, डिसाइड हो गया कि ऐसे करना है, तो वो इनिशिएटिव तो काफी सालों तक चलेंगे। तो पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसका एक ड्राफ्ट दिया गया। सो जीरो ड्राफ्ट वाज मेड अवेलेबल बाय द CBD जो है हमारी Convention on Biological Diversity Secretariat, which will be further developed in ongoing process of open-ended working group on the post 2020 Global Biodiversity Framework। यहाँ पे जो न्यू फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है थ्योरी ऑफ चेंज के ऊपर। थ्योरी ऑफ चेंज इज नीडेड। उन्होंने कहा है कि जो पहले हम अप्रोचेस ले रहे थे, जैसे कि टाइम के साथ चीजें बदलती है, सब कुछ बदलता है, तो हमारी अप्रोच भी तो बदलनी चाहिए, इसीलिए थ्योरी ऑफ चेंज के ऊपर फोकस किया गया है विद एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मेन स्ट्रीमिंग, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, सस्टेनेबल यूज, कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल प्लानिंग, रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, इश्यूज एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी indicators। So the theory of change acknowledges the need for appropriate recognition of gender equality, women's empowerment, youth, gender responsive approaches, and the full and effective participation of indigenous people and local communities in implementation of this framework. It will be implemented using a rights-based approach and recognizing the principle of intergenerational equity। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट एक और इनिशिएटिव वहां पे लिया गया, वो था इंडिया एंड नॉर्वे कोलैबोरेशन। इंडिया एंड नॉर्वे कोलैबोरेशन में ये है कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस मीटिंग इंडिया एंड नॉर्वे एग्रीड टू जॉइंटली टैकल कंसर्न्स रिलेटेड टू ओशियंस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मैटर्स। उसके बाद है both will work on projects for facilitating a smooth transition towards energy efficient solutions and technologies while phasing down the HFCs। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा एक और जो इनिशिएटिव लिया गया वो है एनिमल कल्चर लिंक्ड टू कंजर्वेशन, कि अगर एनिमल्स को हमने कंजर्व करना है तो उनका जो कल्चर है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि एनिमल कल्चर द लर्निंग ऑफ नॉन ह्यूमन स्पीशीज थ्रू socially transmitted behavior is being linked to the conservation action for the first time। ये भी first time हुआ है at the meeting। So there is evidence that whales, dolphins, elephants and primates acquire some of their knowledge and skills through social learning। तो ऐसा ये है कि इनका जो है अपना एनिमल्स का अलग से कल्चर डेवलप होता है कि ये सीखते हैं, जैसे कि ये सोसाइटी में रहते हैं तो जिनके साथ रहते हैं उन्हीं लोगों से काफी ज्यादा सीखते हैं, तो ऐसा एक बिहेवियर ये डेवलप कर लेते हैं जो इनकी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। जैसे कि ऑल्सो सम एनिमल्स मे लर्न सोशली फ्रॉम अडल्ट्स और peers about various behaviors including optimal migration routes। जैसे कि एक चिंपैंजी है, नट क्रैकिंग चिंपैंजी, वो क्रैक कर सकता है, नट को ओपन कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स by using stones and pieces of woods as a hammer and anvil। So scientists say this cultural जो इनकी capacity है enables these chimpanzees to survive dry seasons in their western habitats। तो इस तरह के behavior जो है, जो social behavior ये सीखते हैं लोगों से जहाँ पे ये रहते हैं, तो ऐसे बिहेवियर इनका जो है अगर कंजर्वेशन के साथ उसको लिंक कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ये चिंपैंजी का बिहेवियर है, अगर इसके बिहेवियर को इसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए तो इसमें क्या है कि ये खुद को बचाने के लिए काम करता है, तो कंजर्वेशन के साथ लिंक कर दिया जाए, इनके एनिमल कल्चर के ऊपर भी फोकस किया जाए तो डेफिनेटली एडवांटेज होगी कंजर्वेशन में। सो प्रोटेक्टिंग cultural knowledge among peers and across generations may be vital for the survival and successful reproduction of certain species। So next हमारा है रामसर कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि रामसर कन्वेंशन भी न्यूज में थी। रामसर कन्वेंशन है क्या? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। तो ये एक ट्रीटी है दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन
and wise use of all wetlands through local and national action, through local and national actions and international cooperation. तो ये वाली जो रामसर जो प्लेस है, रामसर एक सिटी है ईरान में, तो ईरान में ये कन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया। 1971 में ये हुई थी और इसका ये है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स। जो जितने भी वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है। इसके अंडर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मेंटेन किया जाता है एज पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट इज अ रजिस्टर। तो ये एक टाइप का रजिस्टर है, इसके अंदर बहुत सारी वेटलैंड साइट्स रखी जाएंगी वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड, are occurring or are likely to occur as a result of technological developments, pollution and other human interface। तो ऐसे बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारे ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनकी वजह से अगर कोई वेटलैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस कर रही है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो कि एक रजिस्टर है उसके अंडर रखा जाएगा, फिर उसकी कंजर्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो रामसर कन्वेंशन इसलिए न्यूज में थी क्योंकि 10 न्यू रामसर साइट्स इंडिया में अभी जो है इंडिया के 10 ऐसे साइट्स हैं जिनको रामसर कन्वेंशन के अंडर ले लिया गया है। सो इससे पहले हमारे इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि इससे पहले रामसर साइट्स हमारे यहाँ इंडिया में 27 थी। वैसे वेटलैंड्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन सबके सब रामसर कन्वेंशन के अंडर नहीं आते हैं। वहां पे वही आते हैं जो थ्रेट फेस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। इससे पहले जो है हमारे यहाँ 27 रामसर साइट्स थे जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आते हैं, लेकिन अभी 10 को और ले लिया गया है। सो 27 से 37 हो गया है इनका नंबर। सो उसके बाद जो है कौन कौन से वेटलैंड्स है, सबसे पहले नंदूर मधमेश्वर जो कि हमने कल भी कवर की थी कि ये महाराष्ट्र के फर्स्ट रामसर साइट है और इट प्रोवाइड्स सेंचुरी ऑफ टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग दियोलाली मिनो, इंडियन वल्चर एंड व्हाइट रम्प्ड वल्चर जो वहां पे मिलते हैं। सेकेंड है समान बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, मैनपुरी यूपी में है। इट इज अ सीजनल ऑक्सबो लेक ऑन द गैंजेस फ्लड प्लेन्स। द सेंचुरी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज अ wintering site for many migrant including the grey lag goose with over 1% of the South Asian population present during the winter। उसके बाद है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि अगेन यूपी में ही है। It is known to host Siberian cranes among migratory bird species that rest here during the winter months। उसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी अगेन यूपी में है। The sanctuary harbors threatened species such as the endangered Egyptian vulture and Pallas fish eagle and more than 1% of the South Asian population of the vulnerable common pochard। उसके बाद a tall grass called sarpat is also found in bunches at every spot। उसके बाद है सैंडी बर्ड सेंचुरी अगेन यूपी में। इट इज अ फ्रेश वाटर मार्श also designated as important bird area by the BirdLife International। It is home to over 1% of the South Asian populations of the common teal, red-crested pochard and the ferruginous duck white vulnerable sarus crane has a population of 200 individuals within the sanctuary। उसके बाद अगेन दो और यूपी में है, वो है पार्वती अर्घा बर्ड सेंचुरी। सेंचुरी इज अ refuge for some of India's threatened vulture species, the critically endangered white rumped vulture and the Indian vulture and the endangered Egyptian vulture have all been recorded। उसके बाद है सरसाई नवार झील है जो कि यूपी में है। particular beneficiary is a vulnerable sarus crane। Other threatened species present include the critically endangered white rumped vulture and the endangered holly-necked stork। It is recognized by the BirdLife International as an important bird area। उसके बाद है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पंजाब में है। The reserve hosts the only known population in India of the endangered Indus River dolphin। Further threatened species include the endangered mushir and the hog deer as well as the vulnerable smooth-coated otter। A program उसके बाद है program was initiated to reintroduce a critically endangered घड़ियाल। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन पंजाब में है। इट इज लोकेटेड इन शिवालिक फुटहिल्स ऑफ द पंजाब विच इज हाईली इको सेंसिटिव।
उसके बाद है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो कि पंजाब में है। थ्रेटन स्पीशीज प्रेजेंट इंक्लूड द वल्नरेबल कॉमन पोचर्ड एंड द इंडेंजर्ड स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। तो यहाँ पे 10 साइट्स हैं जिनमें से एक तो है महाराष्ट्र में, 4 यहाँ पे है, 4 5 6, एक तो है महाराष्ट्र में, 6 है यूपी में, 3 है पंजाब में। तो ऐसे याद रखना है आपने कौन कौन से कौन कौन से स्टेट में कौन कितने नंबर है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कितने स्टेट में कितनी। महाराष्ट्र में 1 ली गई है और ये महाराष्ट्र की पहली है, पंजाब के 3 है और यूपी के 6 हैं। उसके बाद एक न्यूज आई थी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, इसके बारे में वैसे सबको पता होगा। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया इज फेसिंग वर्स्ट वाइल्ड फायर सीन इन decades that led to a huge humanitarian and environmental crisis। ऐसी जो फायर लगती है जंगल में, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई न्यू नहीं है, पहली बार नहीं लगा था। इससे पहले भी बहुत सारे इंडिया में भी इवन कितनी जगह पे ऐसी आग लगती है। जब गर्मी का सीजन होता है ना, तो ये कई बार क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, कई बार ये नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि जो पत्ते होते हैं आपस में रगड़ होती है तो उसमें से आग निकलती है, क्योंकि पत्ते एकदम सूखे होते हैं उस टाइम में, समर में जब टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से गर्मी की वजह से पत्ते में जब रगड़ होती है, आपस में पत्ते रगड़ते हैं क्योंकि वो गिरे होते हैं, एकदम सूखे पत्ते होते हैं, थोड़ी सी भी आग लगी तो वो बहुत दूर तक फैल जाती है। तो इस तरह से आग लगती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो लगी ये बहुत ही मतलब वर्स्ट काइंड ऑफ वाइल्ड फायर थी। तो इससे पहले लगती है थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक टाइप की, बहुत ही ज्यादा एरिया में इसका हुआ था, इसलिए ये ज्यादा न्यूज में थी। सो इन टोटल मोर देन 7.3 मिलियन हेक्टेयर्स हैव बीन बर्न्ड अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। Total area under fire is almost 7 times greater than the 2019 Amazon fires and 3 times than the California fire। अब तक की जो मानी जाती थी कि सबसे ज्यादा एरिया जहाँ पे जला था वो Amazon फायर 2019 में बहुत ज्यादा एरिया जला था और कैलिफोर्निया फायर थी, लेकिन ये उससे भी 7 टाइम्स ग्रेटर थी। सो कॉन्सेप्ट अगर बुश फायर का देखें तो फॉरेस्ट फायर, बुश फायर रूटीनली अकर अक्रॉस द वर्ल्ड इन हॉट एंड ड्राई सीजन्स। इग्निशन हैपन्स नेचुरली भी होता है, फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक से भी होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक से भी होता है फॉर एग्जांपल, और एक्सीडेंटली फ्रॉम ह्यूमन इंड्यूस्ड सोर्सेज सच एज आर्सन एटसेट्रा। Suitable speed and direction of the wind helps spread a forest fire faster। So उसके बाद जो है ये भी आज ही कवर कर लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। सो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई है। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसने इसको रिलीज किया है। 2019 की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है बाइनल रिपोर्ट है, मीन साल में मतलब 2 साल में एक ही बार पब्लिश होती है। इससे पहले 2017 में हुई थी, अभी 2019 में है, फिर 2021 में होगी। सो पब्लिकेशन किसकी है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। इसको लॉन्च जो है, रिलीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया है, लेकिन इसको पब्लिश किसने किया है पूरी तरीके से, इसकी पब्लिकेशन किसने की है? वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट असेसेस द फॉरेस्ट ट्री कवर, बैम्बू रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर। तो इनको ये असेस करती है। 2019 report for the first time has assessed the qualitative nature of the forest cover। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट में जो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फॉरेस्ट कवर है उसको जो है असेस किया गया है, जैसे कि लिस्टिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड। तो क्या है कि नॉर्मली तो पहले ऐसा होता था कि इतने ट्रीज कवर है, इतने प्लांट्स है, लेकिन इस बार इस पे भी ध्यान दिया गया है कि कौन से टाइप के प्लांट्स हैं, कौन से टाइप के ट्रीज हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ट्रीज जो होते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो वो डिपेंड करता है, उससे जो है उनकी क्वालिटी जो है अलग अलग होती है, उसको भी इस बार देखा गया है। It also created a national forest inventory for the first time on produce from the forest। तो की फाइंडिंग ये है कि फॉरेस्ट कवर अगर एरिया वाइज देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल सेकंड है, थर्ड छत्तीसगढ़ है, फोर्थ ओडिशा, देन महाराष्ट्र। और अगर फॉरेस्ट कवर को हम परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल, देन मेघालय। ये सब आपने याद रखना है, ठीक है, इनका सीक्वेंस ऐसे ही आपने याद रखना है। तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इंक्लूड्स ऑल पैचेस ऑफ लैंड with the tree canopy density of more than 10% and more than 1 hectare in area irrespective of land use, ownership and species of the trees।
तो ट्री के जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है कंट्री का वो इंक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पे ये बताया कि स्क्वायर किलोमीटर, ये नहीं आपने याद रखना, लेकिन ये क्योंकि डेटा इस तरह से आता है तो इसी तरह से लिखना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी ये नहीं पूछता कितना स्क्वायर किलोमीटर, कितना कम ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने याद रखना है कि स्टेट वाइज आपने याद रखना है द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री विच इज कितना है 21.67%। ये याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको, आपने रट लो चाहे तो आप कैसे भी कर लो। तो कौन से स्टेट में एरिया वाइज ज्यादा है वो सीक्वेंस याद होना चाहिए, 3-4 स्टेट्स का, कौन से जो है कौन से स्टेट में परसेंटेज वाइज ज्यादा है वो याद होना चाहिए, और ओवरऑल कितना है 21.67%, ये भी आपको याद होना चाहिए 67%। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब ज्यादा पड़ता है, मान लो 15 से 20 हो गया, 30 हो गया, तो वो पॉइंट्स पीछे होते हैं ना, मैटर नहीं करते, लेकिन इसमें क्या है बढ़ता है सिर्फ पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स ही याद रखने हैं ना। तो 21.67% है। अगर टॉप 5 स्टेट्स टू हैव शोन, जिन्होंने इंक्रीज शोन किया है, सबसे ज्यादा इंक्रीज शो किया है कर्नाटका ने, सेकंड किया है आंध्रा ने, फिर किया है केरला ने, देन जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश। सो डिक्लाइन हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। बाकी ओवरऑल कंट्री में अगर देखें तो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर डिक्लाइन हुआ है। टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नहीं करना कितना है, विच इज 65% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू एक्सटेंट ऑफ दिस, इतना कह सकते हैं कि इतना डिक्रीज हुआ है 0.45%। देखने में कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है। So in the region except Assam and Tripura, all the states in the region showed decrease in forest cover। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे हैं वहां पे असम और त्रिपुरा दोनों को छोड़ के बाकी हर जगह पे, बाकी जितने भी स्टेट्स बचे हैं वहां पे फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हुआ है। उसके बाद है इंक्रीज इन ट्री कवर। तो ट्री कवर में अभी हम पढ़ रहे थे फॉरेस्ट कवर में, ऐसी जो टर्म्स है ना आपने ध्यान देनी है कि हम बात कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम त्रिपुरा को छोड़ के फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन ट्री कवर। सो ट्री कवर में क्या आता है कि ट्री कवर में क्या क्या आता है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो ओवरऑल सब कुछ बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ट्री में क्या क्या आता है, ट्री में क्या होता है, ट्री कवर कंप्राइजेस ऑफ ट्री पैचेस ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट का क्या होता है कि जैसे जो फॉरेस्ट के अंदर है उसी को लिया जाएगा, लेकिन ट्रीज जो होते हैं वो तो जगह जगह पे होते हैं, रोड साइड्स पे होते हैं, तो उनको भी तो लेना होता है ना, तो वो फॉरेस्ट के अंदर तो आएंगे नहीं, तो वो तो अलग से हमने देखने हैं। सो यहाँ पे यह है कि जो ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है। ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज एस्टिमेटेड, ये नहीं याद करना कितना है, विच इज 2.89% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। महाराष्ट्र हैज हैड द हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज ड्यू टू हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्री कवर है क्योंकि वहां पे हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन होती है, उसको भी ट्री कवर के अंडर लिया जाता है। सो इन कंपैरिजन टू 2017, क्योंकि इसकी पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये बाइनल रिपोर्ट है 2 साल में एक बार आती है, अभी 2017 में आई थी पहले, तो उसके साथ कंपेयर करें तो क्या है कि 2019 सर्वे हैज फाउंड एन इंक्रीज हुआ है यहाँ पे इन टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री। सो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है बड़ा है इन कंपैरिजन टू 2017 इन 2019। सो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर टुगेदर मेड कितना है, अगर हम पूरा का पूरा देखें, ट्री और फॉरेस्ट कवर कितना है 24.56। ये पॉइंट याद करने आपने जो है ऑफ इंडियाज एरिया इन द लास्ट असेसमेंट कितना था 24.39। तभी मैंने कहा था कि पॉइंट याद करने हैं क्योंकि ये बढ़ता ही पॉइंट्स में है। पहले कितना था 2017 में 24.39% था, यहाँ पे लिखती हूँ 24.39% से कितना बढ़ा है 24.56, इतना सा ही बढ़ा है। और ये ओवरऑल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे ये क्या था, हमारा फॉरेस्ट कवर था 21.67%। उसके बाद बात करते हैं मैनग्रोव्स के बारे में। मैनग्रोव्स इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड, ये भी बढ़े हैं 1.1% बढ़े हैं कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट। कार्बन स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक का मतलब है कि जैसे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जो हमारे ट्री कवर होता है ये क्या करते हैं, मेरे ट्रीज जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का स्टॉक कम हो जाता है। तो डेफिनेटली जितने हम ट्रीज को प्लांट करेंगे कार्बन का स्टॉक हमारे एटमॉस्फेयर में कम होता जाएगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ट्रीज उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसमें कार्बन स्टॉक के ऊपर ये है कि टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री वाज एस्टिमेटेड एट 7124 मिलियन टन्स,
which is an increase of 42.6 million tons from the last assessment। हमारा कार्बन स्टॉक बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को हम निकाले, प्लांट्स वगैरह, हम ट्रीज वगैरह प्लांट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले। सो उसके बाद जो इट इम्प्लाइज that India is on the right track to achieve its Paris Agreement commitment of 2.5 to 3 billion carbon sink। तो हमारा ये जो है टारगेट था कि 2.5 से 3 बिलियन जो है हमें इतना कार्बन सिंक तैयार करना है। इसका मतलब है हमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। तो उस जो है हम कह सकते हैं कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो उसके बाद जो है वेटलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये है कि अमंग द स्टेट्स गुजरात हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स विद इन द जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है इन द कंट्री, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट ऐसी बन सकती है कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया वेटलैंड्स के अंडर आता है, तो वो कौन है? गुजरात है। और सेकेंड किस में आता है? वेस्ट बंगाल में। सो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें, डिपेंडेंस ऑफ फ्यूल वुड ऑन फॉरेस्ट इज द हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेयर एज फॉर फॉडर स्मॉल टिम्बर एंड बैम्बू डिपेंडेंस इज हाईएस्ट इन एमपी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। द एनालिसिस रिवील्स दैट 21.40% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन। तो इतना एरिया ऐसा है जिसमें जो कि फायर प्रोन है, यहाँ पे आग लग सकती है कभी भी। उसके बाद दो टर्म्स है जैसे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? द एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ग्रीन वॉश क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ द वुडर एरियाज जनरली शोन इन द लाइट ग्रीन कलर ऑन द सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट्स। तो आज के लिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, मेरा गला भी बैठ गया है थोड़ा, तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स। उसके बाद हमने पढ़ा लिविंग एंटिटी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ बायोटेक क्रॉप्स। फिर हमने पढ़ा प्रोटो कोऑपरेशन, कोरल रिस्टोरेशन, कोरल ब्लीचिंग, अर्बन लेक्स। उसके बाद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 के बारे में, पूरा इसमें क्या क्या मेजर्स लिए कि सारा कुछ, रामसर कन्वेंशन, 10 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं सारे आपने पढ़ने हैं। वैसे मैंने कोशिश की मैं रिफाइन करके सारे पॉइंट्स दूं, बहुत एक्स्ट्रा फालतू का नॉलेज यहाँ पे ना रखूं जिसकी जरूरत नहीं है। जिन जिनको मैंने अलग पेन से हाईलाइट किया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे तो यहाँ पे कुछ स्किप करने लायक है नहीं, एक्सेप्ट ये वाले जो फिगर्स होते हैं इतने स्क्वायर किलोमीटर, ये नहीं करने होते, बस बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमने लास्ट यही पढ़ा वेटलैंड्स जितना भी इसका है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। जो इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे ना, वो आने वाले 2-3 महीने में आप देखोगे कि आपको कितना इसका एडवांटेज हुआ है। और जो इस टाइम को नहीं इस्तेमाल करेंगे वो डेफिनेटली पछताएंगे बाद में। तो आपको पछताना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अपना जो गोल है उसको आपने अचीव करना है। सो बाय, टेक केयर।